नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले आज बात करेंगे सुदर्शन की खबर के बड़े असर की। जी हां, पीलीभीत की कहानी है। पीलीभीत के कट्टरपंथी मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसको प्रमुखता से हमने जगह दी। रेहान रजा सहित अन्य चरमपंथियों पर मुकदमा फाइनली दर्ज हुआ है। हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की ये बात कर रहा था, चैलेंज दे रहा था। आयला मोहम्मद के बहाने 80 करोड़ लोगों को इसने धमकी दी थी। सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले एक्शन की मांग उठाई थी और आखिरकार हुआ भी वही। उन्मादियों के खिलाफ आगे भी हमारा अभियान ये जारी रहेगा। अब बताते हैं आखिरकार पूरी खबर थी क्या, क्योंकि जनमत में हम पूरी खबर आपको विस्तार के साथ ही बताते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो में एक मुस्लिम भीड़ बड़े ही आपत्तिजनक ढंग से मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। भीड़ के आगे फिलिस्तीनी अंदाज में नाबालिग बच्चों को खड़ा किया गया था, जो उत्तेजक नारेबाजी कर रहे थे। इन तथाकथित नाबालिग बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन इन्हें कट्टरपंथ का जहर पिलाकर जहरीला किस कदर बनाया गया, इस भीड़ का जब आप वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। भीड़ का नेतृत्व एक मौलाना कर रहा था, जो लोगों को जान लेने और देने के लिए उकसा रहा था। वो बार बार कुर्बानी कुर्बानी चिल्ला रहा था। बाकी लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये जमावड़ा एक मस्जिद के आगे लगा हुआ था। बताया जा रहा कि कट्टरपंथी मौलाना इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और इसका नाम रेहान रजा है। सुदर्शन न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार उत्तेजक नारेबाजी पीलीभीत के थाना क्षेत्र सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी मौलवी यहीं के गांव यानी नजीरगंज का बताया जा रहा है। उसने वीडियो में साफ कहा कि 80 करोड़ लोग उसके जूते की नोक पर हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इस मौलाना को तत्काल जेल भेजने की मांग उठाई। उनका कहना रहा कि मौलाना का साफ इशारा 80 करोड़ हिंदुओं की तरफ है, जिन्हें वो खत्म करने के लिए भीड़ को उकसा रहा है। इस वीडियो की खास बात यह भी है कि 70 और 80 साल के बुजुर्ग भी इसमें नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर हिंसावादी मानसिकता दिखा रहे थे और दोनों हाथ उठाकर हमलावर मुद्रा में नजर आ रहे थे। जबकि सिद्धांत से उनकी उम्र शांति स्थापित और समाज को सही शिक्षा देने के लिए होनी चाहिए थी। हालांकि अब यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि मानवीयता का सिद्धांत कुछ उन्मादियों से कोसों दूर है और ये उन्मादी अब मेरे बगल में कौन है उन्हें देख पा रहे हैं। भले ही वो किसी भी उम्र के संबंध क्यों ना रखते हो, इस पूरे मामले में अभी तक विपक्ष की भी भूमिका कोमा में जाने वाली है। अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने इस जहरीली बयानबाजी पर आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई है। पीएम मोदी ने कभी कहा था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। यहां भी उन्मादी भीड़ को उनके कपड़ों से आराम से आप चिन्हित कर सकते हैं। यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए यहां पर इस तरह की चरमपंथी कट्टरपंथी घटनाएं खुलेआम देखने को मिलती हैं। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने ऐसे ही क्षेत्रों के लिए कहा था कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। अब पीलीभीत का यह जहरीला बयान उनके एक दावों पर मुहर लगाता है। खबर का बड़ा असर हुआ है। पीलीभीत का वो कट्टरपंथी मौलाना एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हो गई है। बता आपको ये दें कि इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, क्योंकि आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं को चैलेंज किया था, जूते की नोक पर 80 करोड़ लोगों को रखने किसने बात की थी, बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है कुछ सेलिब्रिटीज के चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सितारे भी अब राजनीति में एंट्री लेते दिख रहे हैं। मैथिली ठाकुर का नाम आपने खूब सुना। मैथिली ठाकुर के बाद अब इस कड़ी में मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नाम भी सुर्खियां बटोरने लगा है। दरअसल अक्षरा सिंह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री
गिरिराज सिंह से मुलाकात की। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई कि क्या वे एनडीए के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं क्या। अक्षरा ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि गिरिराज सिंह जी से आशीर्वाद मिला है। अब इस आशीर्वाद के क्या मायने हैं वो लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। इस एक लाइन ने बिहार की सियासत में चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अक्षरा सिंह अब सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। बिहार की राजनीति में इस बार कला और संगीत जगत से जुड़े कई नाम दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वे एनडीए के समर्थन में हैं और बिहार की जनता की सेवा करना चाहती हैं। भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता पवन सिंह पहले ही भाजपा में वापसी कर चुके हैं। तस्वीरें आपने देखी थी। रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन थामा है। सूत्रों के अनुसार प्रसिद्ध गायक राधेश्याम रसिया भी आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। हालांकि उन्होंने अब तक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान या घोषणा नहीं की है। बिहार चुनाव के करीब आते आते राजनीतिक परिदृश्य में भोजपुरी कलाकारों की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प और रोचक बना दिया है। कुछ सितारे एनडीए के साथ खड़े दिख रहे हैं तो कुछ विपक्षी खेमे में संभावनाएं तलाश रहे हैं और एकाध सितारे जो है वो पीके के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी जन स्वराज के साथ। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षरा सिंह, जिनकी तस्वीर आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं गिरिराज सिंह के साथ, क्या अक्षरा सिंह सच में चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं। हालांकि इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तस्वीर अक्षरा सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की वो लगातार सुर्खियां बटोरा, क्योंकि मैथिली ठाकुर का नाम पहले ही सामने आ चुका है। गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद में अटकलों का दौर तेज है। सवाल वही जस के तस खड़ा है कि क्या अक्षरा सिंह भी अब एनडीए के टिकट पर इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं या नहीं। अब बात करेंगे एक दुखद खबर की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बालूघाट क्षेत्र का यह पूरा वाकया है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक प्राइवेट बस यानी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस कठिन समय में दुर्घटना प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान सरकार करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके उपचार की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री शिमला से पूरी स्थिति को लगातार देख रहे हैं। प्रभावित परिवारों की हर मदद के लिए वो अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, 15 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, इसलिए लगातार ये खबर सुर्खियां बटोरे। हालांकि राहत और बचाव कार्य मौके पर तेज है। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा पुलिस के तेज तर्रार और बेबाक आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन 2001 बैच के इस अधिकारी ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी, वो भी आईएएस है, उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत कौर उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वाई पूर्ण कुमार हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वे अपने सख्त, निष्पक्ष और निर्भीक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, जिनमें आईजीपी रोहतक रेंज, आईजी कानून व्यवस्था, आईजी दूरसंचार और हाल ही में आईजी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी सनारिया रोहतक में वो थे। 2025 के मध्य में उनका ट्रांसफर यानी उनका तबादला रोहतक रेंज से
सुनारिया किया गया था, जो उनकी अंतिम तैनाती रही। 7 अक्टूबर की सुबह गोली चलने की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब दरवाजा खोला गया तो वाई पूर्ण कुमार को खून से लथपथ अवस्था में पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था और उससे खुद को गोली मारी। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पत्नी के लौटने के बाद उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। वाई पूर्ण कुमार का करियर ईमानदारी, विवाद और संघर्ष का मिश्रण रहा। वे अक्सर विभागीय मनमानी, भ्रष्टाचार और अनुचित आदेशों के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों पर भेदभाव और प्रशासनिक दबाव डालने के आरोप लगाए थे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी शिकायतों में यह भी कहा था कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। इस पर हरियाणा के डीजीपी को उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए थे। देखिए, वाई पूर्ण कुमार को एक ईमानदार, न्यायप्रिय और सिस्टम में पारदर्शिता लाने वाले अफसर के रूप में जाना जाता था। वे कहा करते थे कि पुलिस सेवा में निष्पक्षता ही सर्वोच्च धर्म है। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते करते वो सिस्टम के भीतर अकेले पड़ गए थे, ऐसा मालूम होता है। उनकी अचानक मौत ने हरियाणा पुलिस के साथ पूरे सिविल प्रशासन को झकझोर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाई पूर्ण कुमार वास्तव में प्रशासनिक दबाव और उपेक्षा के शिकार थे? सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए 23 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही तारीखों का ऐलान सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। कोई जनता को जनार्दन बताकर बहुत बेफिक्र होने की एक्टिंग कर रहा है, तो कोई अपने कामों का हवाला देकर जीत की बातें कर रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला भी लिया है। उसकी बात भी बहुत हो रही है, चर्चा ज़बरदस्त है उसकी। इसमें महिलाओं की पहचान और मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके, ये कोशिश है। अब हर मतदान केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की तैनाती की जाएगी, ताकि बुर्का या चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं की पहचान सही तरीके से की जा सके। यानी अब हर वोट सुरक्षित, हर पहचान पक्की। लेकिन विपक्ष को इस फैसले से भी दिक्कत है। विपक्ष, खासकर आरजेडी, इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी नेता अभय कुशवाहा ने इसे राजनीतिक साजिश बता दिया। इसके बाद सवाल यह है कि विपक्ष को आखिर इससे प्रॉब्लम है क्या? जब वोटर लिस्ट में फोटो आईडी है, फिर डर किस बात का है? और ऐसा भी नहीं है कि यह व्यवस्था सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं के लिए है। ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो चेहरा ढककर आती हैं। फिर चाहे वो कोई हिंदू महिला घूंघट काढ़ कर अगर जाएगी तो उसको भी चेक किया जाएगा। मामले को लेकर चर्चा बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। आप भी देखिए आखिर चल क्या रहा है। बुर्का जिहाद पर कड़ा प्रहार, चुनाव आयोग का जबरदस्त फैसला। बुर्का वाली की पहचान जरूरी, विपक्ष को चुभी आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत भी गर्मा गई। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी तेज कर दिए हैं और चुनावी रणनीतियों में नई जान फूंकनी सभी ने शुरू कर दी है। देखिए, बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है, ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख, जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री
गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए। एक बार फिर से एनडीए के सरकार बनी और अब यहाँ से बिहार एगो नया उड़ान भरी। बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बिहार को रखना बिहार वालों संभाल के। तो 2005 के बाद जो जंगल राज वाले बिहार से निकल के बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा, जदयू जो आगे बढ़ा, एनडीए, आज उसके घटक दल में उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये सब लोग जौने बिहार के कल्पना बिहार के लोग कैलस, आज कई क्षेत्रों में उसे ज्यादा मिल गई बाटे। के सोचले रहे कि बख्तियारपुर पर ऐसा पुल बनी जो ना कि देखते लागत आटे कि कोनो विदेश के धरती के नदी के पुल बाटे, लेकिन विदेशों में वैसा नहीं कि इतना लंबा पुल। हमरा आरा से छपरा के पुल, पटना के दीघा पुल, पुरनका जो गांधी सेतु है ओकरा के नया ढंग से देखी। तो ये सारा कुछ बनावे के क्रेडिट और भी तो लोग मुख्यमंत्री होते रहे। ये नीतीश जी और मोदी जी के समय ही कैसे भइल। IIM के सेंटर खुल रहल बाटे, दो गो एयरपोर्ट हो गई, तीसरका मुजफ्फरपुर के टेंडर हो गई, भागलपुर के टेंडर हो गई। अब सोची ये सारा कुछ बिहार के लोग भी अपने महिला बेटी के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जो ने सरकार से पावत अटे, आगे बिजली कितना सस्ता कीमत होके जा रहल बाटे। ये सब कुछ धीरे धीरे अपन शक्ति बटोर के, भ्रष्टाचार के राक्षस के मार के, जंगल राज के संहार के, और तब जब उड़ान यहाँ तक आइल बाटे तो यहाँ से बिहार के लोग आगे ले जाई। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, खासकर उन महिला मतदाताओं के लिए जो बुर्का, घूंघट या किसी अन्य तरीके से चेहरा ढककर मतदान केंद्रों पर आती हैं। आयोग अब हर बूथ पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती करने जा रहा है ताकि मतदाता की पहचान पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले पर जहां कुछ दलों ने इसका स्वागत किया है तो वहीं विपक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। अब राज्य के सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर एक आंगनवाड़ी सेविका तैनात की जाएगी, जिनका काम होगा उन महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना जो बुर्का, घूंघट और अन्य चेहरा ढककर मतदान के लिए पहुंचती हैं। आयोग का कहना है कि ये सेविकाएं उसी क्षेत्र की होंगी जिससे उन्हें वहां के लोगों की पहचान में आसानी हो। यदि किसी मतदाता की पहचान को लेकर संदेह होता है तो आंगनवाड़ी सेविका संबंधित जांच करेंगी और पुष्टि के बाद ही उसे वोट डालने दिया जाएगा। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी के नेता अभय कुशवाहा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि हाल ही में सभी वोटरों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं, ऐसे में अतिरिक्त जांच की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पार्टी अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करती है। तो एक और जहां चुनाव आयोग मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है, वहीं कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी रंग देने में लगे हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पारदर्शी और सुरक्षित मतदान की दिशा में उठाए गए ऐसे कदमों से जनता का भरोसा चुनाव प्रणाली पर और मजबूत होता है। बीजेपी और एनडीए लंबे समय से महिला सुरक्षा, पारदर्शिता और चुनाव सुधारों की पैरवी करते रहे हैं और ये कदम उसी सोच का विस्तार माना जा सकता है।
अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर जनता को कितना प्रभावित कर पाता है या फिर जनता इस नई व्यवस्था को एक साहसिक और जरूरी फैसला मानकर समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रखर राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। प्रखर राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज के 23 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश से पूर्व बीजेपी राज्यसभा सांसद माननीय कैलाश सोनी यानी बाबूजी ने चैनल को और चैनल के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी को अपनी आत्मीय शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अपने राज्यसभा कार्यकाल में माननीय कैलाश सोनी यानी बाबूजी ने सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी की सुरक्षा से जुड़ा विषय सदन में उठाया था, जिन्होंने अब सुदर्शन न्यूज के 23 वर्ष पूरे होने पर चैनल को और चैनल के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी को अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, दिखाएंगे आपको। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए 23 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विशुद्ध स्वदेशी भावना से उत्प्रोत उनके जो मुख्य हैं सुरेश जी चौहान, एकदम तेजस्वी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत और पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल का जो योगदान है उसके लिए साधुवाद। निरंतर और विशुद्ध हिंदुस्तानी भावना से संपर्क, और इसी कारण से सुरेश जी के खिलाफ कुछ विदेशी ताकतों ने षड्यंत्र भी किया। इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया था। उनकी सुरक्षा को लेकर के देश के चेतनाशील लोग चिंतित भी हैं। आज सुदर्शन न्यूज चैनल 23 साल अपने पूरे कर रहा है। हम अपने सभी चेतनाशील बंधुओं की ओर से, मेरी ओर से सुदर्शन न्यूज चैनल को और विशेषकर भाई सुरेश जी को खूब शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं और परमात्मा से विनय करते हैं कि निरंतर उनके भीतर ये देशभक्ति की आग, ये स्वदेशी की आग, ये लोक चेतना को जगाने के लिए काम करने की जो वृत्ति है, विश्वस्त वृत्ति, ये लगातार बनी रहे, निरंतरता इसकी बनी रहे, ऐसी परमात्मा से विनय करते हैं और शुभकामनाएं संप्रेषित। चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या धाम की टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम बदलकर निषाद राज चौराहा करने के फैसले से निषाद समाज में खुशी की लहर देखी गई। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने सरकार के इस फैसले का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कई वर्षों से चल रही मांग पूरी जो हुई है। लेकिन निषाद राज भगवान राम के अभिन्न मित्र थे और रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश अयोध्या नगरी से गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 8 अक्टूबर को बृहस्पति कुंड उद्घाटन के साथ निषाद राज की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगी। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और दक्षिण भारतीय मेहमान भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के रुदौली क्षेत्र के ममरीज नगर में मां बेटी की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। दोनों की डेड बॉडी यानी दोनों के शव तालाब से बरामद किए गए, जिससे हत्या की आशंका भी गहरा रही है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में दहेज को लेकर मुकदमा चल चुका था और हाल ही में सुलह के बाद महिला ससुराल लौटी थी। घरेलू कलह की पृष्ठभूमि इस त्रासदी की ओर इशारा कर रही है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। क्षेत्र में तनाव है, स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से समाज में दहेज प्रथा और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। माँ बेटी की रहस्यमय मौत की चर्चा हर तरफ हो रही है। तालाब में इनके शव मिले हैं। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला जांच का विषय कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारी बहन ममता गुप्ता जो मृतक हैं, उनकी शादी लगभग 10 साल पहले जहांगीराबाद में हुई थी। आए दिन विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बहुत मारते थे ये लोग, होता था। उसके बाद हम ये ही हमारे घर पे हमारी बहन को छोड़ आए, जो हमारे घर पर रहती। फिर आपसी समझौते के तहत वो यहाँ पे आई तो ये लोग यहाँ भी बहुत मारते पीटते थे। तो हम आज के 2 महीने पहले यहाँ आए थे, तो समझा कर गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। आज लगभग 10 दिन से हम इनके पास फ़ोन कर रहे हैं। ये हमारा फ़ोन ना ये उठा रहे हैं, ना इनके भाई उठा रहे हैं। कभी फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं खेत में है, कभी बोलते हैं कि हम दवा के लिए आए हैं। 93वें वायुसेना दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर वायु सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इस गौरवशाली विरासत, अदम्य साहस और उत्कृष्टता की इस परंपरा की याद दिलाता है, जिसने भारतीय वायुसेना को विश्व की सबसे सक्षम सेनाओं में स्थान दिलाया है। वायुसैनिकों ने हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है, चाहे वो युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो, मानवीय सहायता का मिशन ही क्यों ना हो। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। वर्तमान समय में सुरक्षा चुनौतियां निरंतर बदल रही हैं। तकनीकी प्रगति और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारतीय वायुसेना लगातार खुद को आधुनिक बना रही है। महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वदेशीकरण की दिशा में भी तेजस, प्रचंड आकाश और अन्य स्वदेशी प्रणालियां हमारी ताकत को और सशक्त बना रही हैं। उद्देश्य है मिशन रेडी, पीपल फर्स्ट। इसका अर्थ है हम हर मिशन के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सभी वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूं। वायुसेना दिवस उन वायु योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने त्याग, बलिदान और कर्मठता से राष्ट्र के आकाश की रक्षा की है। 1932 में 4 वापती जहाज से शुरुआत करते हुए भारतीय वायुसेना आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसने हर युद्ध और संकट में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। In today's uncertain global environment, air power has emerged as the decisive instrument of national security, and the Indian Air Force stands ready to respond to every challenge with speed, precision and determination. देशवासियों, बीते 1 साल में हमने बहुत कुछ देखा। पहलगाम में दिल दहलाने वाले आतंकी घटना ने देश और दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। हमारा प्रासंगिक वाक्य भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य व सटीक हमारे चरित्र का सार दर्शाता है। अचूक और इनफैलिबल रिफ्लेक्ट्स आर रिजॉल्व टू नेवर फेल इन द सर्विस ऑफ द नेशन। कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकने वाले। अभेद्य और इम्पर्वियस हाईलाइट्स आर रोल एज द गार्जियंस ऑफ द स्काई, एक ऐसी ढाल जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता। सटीक और प्रिसाइज एम्फेसाइजेस आर एक्यूरेसी इन कंडक्टिंग ऑपरेशंस, हमेशा अपने निशाने में निपुण। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने बखूबी इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया और भारतवर्ष का नाम एक बार फिर दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑल्सो अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ क्लियर हायर डायरेक्शंस, आवर इंडिजिनस कैपेबिलिटी।
इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर उन्हें अपने 73 यानी 73वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुतिन के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उनके सभी प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब दिसंबर 2025 में भारत में 23वां इंडिया रूस एनुअल समिट आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि वे भारत में उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। यह मुलाकात भारत रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही विशेष और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा देने का अवसर साबित होगी। मोदी और पुतिन के बीच ये संवाद केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक समझ और सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है। दोनों नेताओं ने फोन पर द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और कई अहम क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिनमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग प्रमुख रहे। चर्चा के दौरान भारत रूस के बीच बढ़ते आर्थिक और सामरिक सहयोग को और सशक्त करने पर भी जोर दिया गया। भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार रहे हैं और दोनों देशों की ये साझेदारी वैश्विक मंच पर संतुलन और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। पीएम मोदी ने जुलाई 2024 में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया था। अब दिसंबर में आयोजित होने वाले 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की आपसी भेंट होगी, आमने सामने की भेंट होगी। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे, जब उन्होंने 21वें इंडिया रूस एनुअल समिट में हिस्सा लिया था। उस दौरान वो दोनों देशों ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम समझौते किए थे। कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार की मुलाकात पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत और रूस दोनों अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत एक समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है, वहीं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत रूस के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये फोन पर हुई बातचीत इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि दोनों देश अपनी पुरानी दोस्ती को बरकरार रखते हुए आने वाले वर्षों में सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। भारत की ओर से रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में रूस का योगदान अहम है। वह रूस भारत को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। इस बातचीत के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि दिसंबर में होने वाला शिखर सम्मेलन भारत रूस संबंधों में नई ऊर्जा और दिशा लेकर आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी अहम होगी, क्योंकि दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरते नए समीकरणों और वैश्विक शांति के मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की यह पहल न सिर्फ भारत रूस मित्रता की नई ऊंचाइयों के तौर पर है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देगी कि भारत वैश्विक राजनीति में संतुलन, संवाद और साझेदारी की नीति पर मजबूती के साथ कायम है।